मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार गठन की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में आज जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य बैठक में होंगे शामिल। आज मानवाधिकार दिवस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। WHO आज गजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर करेगा आपात बैठक। बैठक में फिलिस्तीनी दूत विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अधिक चिकित्सा सहायता की करेंगे मांग। खेलों में राजधानी नई दिल्ली में आज से पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की होगी शुरुआत। 17 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 1400 से ज्यादा प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। और डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी भारतीय टीम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जहां छत्तीसगढ़ में आज भाजपा विधायक दल की अहम बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी ओपी माथुर, मनसुख मांडविया और नितिन नवीन भी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान में सोमवार को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि इस कवायद के बाद तीनों राज्य में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। इस बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर को कम करना, इसके अलावा सामान्य हित के अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। साल 2014 से अब तक पिछले 9 सालों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुई हैं और इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका झारखंड राज्य का प्रथम दौरा है। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 2 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सबसे पहले जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां वो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उसके बाद वो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। साथ ही वहां उपस्थित शिक्षकों और छात्रों से संवाद भी करेंगे। आतंकी संगठन ISIS पर कड़ा प्रहार करते हुए NIA ने उससे जुड़े 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।
ये गिरफ्तारी महाराष्ट्र और कर्नाटक में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद की गई। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एटीसी के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान में दर्जनों स्थानों पर छापा मारा गया। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। पकड़े गए सामान में एक पिस्तौल, 2 एयरगन, 8 तलवारें और चाकू, 2 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, 3 सीडी, 38 मोबाइल फोन और 10 मैगजीन एवं किताबें, 68 लाख से ज्यादा की रकम और 51 हमास के झंडे भी शामिल हैं। एनआईए की जांच में पाया गया है कि आरोपी आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े थे। इनकी साजिश देश भर में आतंक और हिंसा फैलाने की थी। ये आरोपी हिंसा, जिहाद और खिलाफत जैसे रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वहीं आरोपियों का उद्देश्य देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को हरियाणा के सोहना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने जन कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को राजस्थान के जोधपुर पहुंची, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर देश के विकास में अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ के अपने अनुभवों को भी साझा किया। महिलाओं को इस योजना का काफ़ी लाभ मिल रहा है। दूसरा जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड बनाना, उसको भी हमने बहुत सारा योगदान दिया है। हमने काफ़ी कार्ड बनवाए हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो कम से कम मैंने 150 कार्ड खुद ने बनाए हैं। विकसित संकल्प यात्रा के अंदर ये जो कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के अंदर शुरू होने जा रहा है और आज जोधपुर जिले में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत आगाज़ हुई है। ये कार्यक्रम एक जन आंदोलन की तरह एक ये कार्यक्रम है जिसमें भारत सरकार के जितनी भी योजनाएँ हैं, जो जन जन तक एक गरीब कल्याण योजनाएं जो है, वो सारी योजनाएं किस तरीके से हमने पहुंचाई है उसकी एक यात्रा है। और साथ साथ में इस यात्रा का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी वंचित लाभार्थी रह गए हैं उनको भी किस तरीके से हम योजनाएं वहां तक उनको पहुंचाएं, उनको जोड़ने का काम ये यात्रा करेगी। जो उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई हैं वो पूरे देश की जनता के लिए काफ़ी मददगार है, कारगर है और विशेषकर महिलाओं के लिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कार्य किया है कि उससे उन महिलाओं में उत्साह आया है और वो कम से कम अपना घर चला रही है और साथ ही साथ 2-4 महिलाओं को रोज़गार भी देने की स्थिति में आ गई है। जैसे उन्हें पक्का घर दिया गया है, उज्ज्वला गैस दी गई है। इसके अतिरिक्त जो मुद्रा लोन दिया गया है उससे उन महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है और वो अपने कार्य एक ऊर्जा, जो कहते हैं कि ऊर्जा से भरे हुए जो व्यक्तित्व होता है उस हिसाब से कार्य करती हैं और उसी के अंदर आगे बढ़ रही। और वहीं तमिलनाडु के मयिलादुथुरै जिले में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया में नाम कमा रहा है। This particular van has come to your campus, to your village, to your panchayat. And this particular van is carrying the message of guarantee of Modi. What guarantee? Modi's guarantee. What guarantee? Modi's guarantee. What guarantee? Modi's guarantee. What guarantee? Modi's guarantee. So that guarantee is there. Whatever Modi gives guarantee, that is always perfectly implemented, articulated into action. It is not like the earlier government. This government, under the dynamic leadership of our Prime Minister,
whatever he promised, he always honored with perfect quality implementation. That is why the country is growing faster. That is why India is developing faster. That is why India is aiming to become the #1 nation in the world. वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यात्रा में हिस्सा लिया। वो 2 अलग-अलग पंचायतों में यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों को साइकिल वितरित की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में कई सड़कों के नवीनीकरण का भी शिलान्यास किया। अद्भुत कल्पना, और ये कल्पना केवल मोदी जी की ही सोच और उनके विजन का नतीजा हो सकती थी। आमतौर पर आपने देखा है, हमने देखा, ज़रूरतमंद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन थक जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी जी घर घर पहुँच रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को पहुँचा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को पहुँचा रहे हैं। यानी मैं तो कहूँगा मोदी सरकार आपके द्वार, और मोदी सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं घर घर पहुँच करके ये दरियाफ्त कर रही है, ये जानकारी प्राप्त कर रही है कि क्या आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना था, पक्का मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार की रचना होगी। और वहीं इस यात्रा के दौरान विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में भी अपने अनुभवों को साझा किया। मेरा कच्चा मकान था और गिरने का डर था सर, और मोदी सरकार जी ने हमें जो मकान दिया है, 2 कमरे बनाए हैं सर। अभी हम बहुत खुश हैं और हमें राशन भी फ्री मिलता है सर, राशन भी फ्री मिलता है, और हमारा जल जीवन जो मिशन का पानी है वो भी फ्री मतलब मिल रहा है। तो हम बहुत सेंट्रल सरकार से बहुत खुश हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास की क्रांति का संदेश जन जन तक ले जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। आयुष्मान कार्ड हो, जहां 5 लाख तक का हेल्थ कवर 37 करोड़ जनता को दी गई है, ये सब अपने आप में एक नया कीर्तिमान है इस देश में। भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए, भारत को एक करके विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए, और विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी उद्देश्य से निकली है कि भारत की 140 करोड़ जनता, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, इसी नए एक क्रांति में जुड़े। एक पहली क्रांति थी हमारी आज़ादी की क्रांति, एक दूसरी क्रांति है भारत को विकसित बनाने के लिए, और वो तभी संभव हो पाएगा जब 140 करोड़ जनता इस क्रांति में जुड़े। और उस संकल्प के साथ ये यात्रा निकली है, एक भारतीय नागरिक को जोड़ने के लिए, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे वो हमारे नौजवान हों, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान बच्चे हों। उस विकसित भारत का सपना को संकल्प में परिवर्तित करने के लिए और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। फिलहाल चर्चा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू हैं, जिनके ठिकाने मानो कुबेर के खजाने बन गए हैं। धीरज साहू के भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है और पूरे मामले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और खास तौर पर गांधी परिवार से सवाल पूछ रही है।
इसे लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अब पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय बने धीरज साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। खास बात है कि धीरज साहू के इस भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 बार लोकसभा चुनाव हारे व्यक्ति को 3 बार से राज्यसभा का सदस्य क्या पैसे के दम पर बनाया जा रहा था? धीरज साहू के राहुल गांधी के करीबी होने पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने धीरज साहू को गांधी परिवार का एटीएम करार दिया। अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया। 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में विपक्षी दलों की संलिप्तता का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अक्टूबर में कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व नेता के घर से कार्टन बॉक्स के अंदर नोटों के कई बंडल रखे हुए मिले थे। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की संलिप्तता उजागर हुई थी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता शराब घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाना भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार पर हाल ही में राज्य की जनता ने चुनावों में कांग्रेस को करारा जवाब दिया था कि अब धीरज साहू के इस कुबेर कोष ने पार्टी को सकते में डाल दिया है। जबकि सरकार का कहना है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पीएम मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए 2 टूक कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी। मैं तो अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। धीरज साहू के ठिकानों से अकूत संपदा मिलने के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में राज्य सरकार का पुतला फूंका, तो लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं दिखती। रांची से दिवाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने से जुड़े एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमत हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जुड़े व्यापक नियमों के लिए ये पहला समझौता है। वार्ताकारों को इस सहमति पर पहुंचने से पहले 36 घंटे लंबी बातचीत करनी पड़ी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई से जुड़े जिन बिंदुओं के नियमन पर सहमति बनी है उनमें चैट जीपीटी और चेहरे की पहचान जैसी प्रणालियों को शामिल किया गया है। इस समझौते का विस्तृत ब्यौरा आने वाले दिनों में साझा किया जाएगा और आशा जताई जा रही है कि यूरोपीय संसद इससे जुड़े कानून पर अगले वर्ष के शुरू में मतदान करेगी। हालांकि इसके तुरंत लागू होने की संभावना अभी कम है। इसे 2025 तक ही लागू किया जा सकेगा। जिन प्रस्तावों पर सहमति बनी है उनमें एआई के उपयोग पर सुरक्षा उपाय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसे अपनाने की स्थिति में सीमाओं का निर्धारण जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन आज गजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर बैठक करेगा। इस बैठक में फिलिस्तीनी दूत और अधिक चिकित्सा सहायता की मांग करेंगे। WHO ने कहा कि इस सत्र के लिए 15 देशों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इससे पहले WHO ने कहा कि गजा में बमबारी से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है।
बच्चों में डायरिया के मामले सामान्य स्तर से लगभग 100 गुना तक बढ़ रहे हैं। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां राजधानी नई दिल्ली में आज से पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के 3 स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से ज्यादा प्रतिभागियों के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी तैयार हो जाइए भारतीय खेलों के इतिहास को बदलने वाले पल के साक्षी बनने के लिए। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन राजधानी दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच होने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये स्पर्धाएं 3 साई स्टेडियमों, आईजी स्टेडियम, तुगलकाबाद स्थित शूटिंग रेंज और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। Continuity of the para games and creating more development in the para Olympic sports remains our foremost agenda. The first ever Khelo India Para Games is another big step towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Khelo India scheme has remained a game changer for Indian sports. The Khelo India Games have played a pivotal role in the scheme. I wish all the participants of the Khelo India Para Games all the very best. We are very happy that now my new India is becoming inclusive India. I thank the vision of Honorable Modi ji and the Sports Ministry, also the Sports Authority of India, for coming together and making this platform and making India inclusive when it comes to sports. ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 महीना पहले मुंबई में हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिट के सत्र में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उल्लेख के बाद की गई है। खेलो इंडिया के नाम से केंद्र सरकार द्वारा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में पैरा स्पोर्ट्स के शामिल करने से 2018 के बाद से 11 सफल खेलो इंडिया आयोजनों की मेजबानी के बावजूद चला आ रहा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है पैरा एथलीटों के लिए कि उनको पैरा खेलो इंडिया गेम्स के जरिए उनको प्रमोट किया जा रहा है और इस साथ ही साथ जो यंगस्टर है उनको भी अच्छा मौका है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। जो रूरल एरिया के खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसके लिए, और जो यंग खिलाड़ी हैं और आने वाले हमारे देश के लिए जो ये स्पोर्ट्स है खेलो इंडिया स्कीम्स है इसके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और मैं मानता हूं कि जैसे एबल बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है उसके साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से पैरा खेलों में करियर बनाने के इच्छुक प्रतिभाशाली पैरा एथलीटों की पहचान की जा सकेगी और देश के लिए वांछित परिणाम लाने में उन्हें मदद दी जा सकेगी। ऐसे में 11 दिसंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय खेलों में एक नया अध्याय लिखने के लिए बेकरार हैं। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस सीरीज में उतरेगी। रविवार से भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत T20 सीरीज के साथ होने जा रही है। दोनों देशों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में युवा भारतीय टीम साल की अंतिम T20 सीरीज में अफ्रीकी सरजमी पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। सूर्य कुमार की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराने में सफलता पाई थी। ऐसे में वो अफ्रीका में भी यही कारनामा दोहराने के इरादे से उतरेंगे। 2024 में T20 विश्व कप का आयोजन होना है। इसके मद्देनजर टीम प्रबंधन ने युवा खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया है।
रविंद्र जडेजा को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। बल्लेबाजी में युवा यशस्वी जायसवाल के साथ पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के सदस्य बन चुके शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते दिखाई देंगे। वहीं श्रेयस अय्यर, ईशांत किशन, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज के साथ अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और दीपक चाहर में से किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। स्पिन विभाग का जिम्मा रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव के कंधों पर होगा। दूसरी तरफ बात अगर दक्षिण अफ्रीका की करें तो घरेलू मैदान पर वो जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगे। एडम मकरम की कप्तानी में अफ्रीकी टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। हालांकि डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, मार्को जॉनसेन और केशव महाराज जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी मेजबान टीम को खतरनाक बनाती है। बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबलों की करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 24 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 13 और अफ्रीका ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच मंगलवार को और सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 14 दिसंबर को न्यू वांडरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।